हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया जाए, तो आज का ये सेशन रिलेशन एंड फंक्शन का है, यानी कि संबंध एवं फलन, जिसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक। और इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग पीछे की चीज़ों को जो है कुछ समझेंगे। वैसे सारे पीछे की चीज़ों को नहीं, बस एक ही दो टॉपिक हैं जो पीछे के, उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, तो मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनीशन। यानी इस वीडियो में हम कुछ डेफिनीशन के बारे में समझेंगे, जानेंगे। ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी आप समुच्चय, संबंध एवं फलन नहीं याद रख सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका थ्योरी समझ गए, तो बहुत ही इजी लगेगा। ठीक। और इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। ठीक। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो है करिए। ठीक। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहा है वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला जो होता है, ठीक, ये देखो चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक। संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन का जो पहला टॉपिक होता है, ठीक, वो क्या होता है? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर बनाना। ठीक। ये कक्षा 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है, क्रमित युग्म, जैसे एक, ठीक, जैसे 1,3। ठीक। ये क्या है? एक प्रकार की ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक। या 3,1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक। ये हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1,3 और 3,1 क्या इक्वल है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं। ठीक। या 3,5। ठीक। और दूसरा पेयर आपका ले लिया जाए 5,3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक। तो 3,5 नॉट इक्वल टू 5,3, ये इक्वल नहीं होते, तो यही होते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर। ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। ठीक। तो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे आप पढ़ सकते हैं। ठीक। तो ऑर्डर पेयर मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। आइए हम आते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये आपका टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आपका कंडीशंस ज़रूर है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? समुच्चयों का क्रमित गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी, तो यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक। जिसमें ये दे दिया गया है कि ब्रैकेट्स ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। अगर इंग्लिश में ये चीज़ लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए यानी सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक। तो ये इसकी डेफिनीशन है। अब डेफिनीशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक। किसके माध्यम से समझते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से।
तो चलिए देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सपोज़ करिए कोई आपको सेट दे दिया जाए, ठीक, क्या करते हैं, चलो ये देखो, जैसे मान लो चलो बना ही दे, ये हो गया, ये आपका कोई सेट है ए, और ये हो गया आपका सेट बी, ठीक। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये मान लीजिए एक सेट है ये, ठीक, और दूसरा सेट ये हो, ठीक। अब मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हों, ठीक, तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक। अब मान लीजिए इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, ठीक, और इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 5, ठीक, क्या हो गए 5 6, ये हो गए, ठीक, 6 ये दे दिए गए, ठीक। अब अगर इनका हम रिलेशन निकालें, यानी ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी, ठीक, यही हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस जो है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो है दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा ये। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम रिलेशन बनाएं, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पहले इसके एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, फिर इसी का ये बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, जिसका जो है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा 1, 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक, 1, 5 ये हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा, फिर इसी का 1 का 6 के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर अगला अगर हम यहाँ से लिखें तो अगला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो, फिर 2 का रिलेशन इसके साथ और फिर 2 का जो है इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका 2, 5। फिर अगला क्या बन जाएगा 2, 6, ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके बाद अगला अगर हम मान लो ये ले लेते हैं 3 का, तो 3 इससे रिलेटेड हो जाएगा और इससे रिलेटेड हो गया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3, 5 ये हो गया, और अगला क्या हो गया 3, 6 ये बन गया, ठीक। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ, ये आपकी जो कंडीशंस प्राप्त हुई, यही हमारी क्या होगी, यही हमारा होगा ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलिए फिर से समझिए, एक और हम आपको दिखा देते हैं बना करके, ठीक, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई सेट है, ठीक, ये और ये हो गया दूसरा सेट, ठीक। अब इसके बाद इसका नाम दे दीजिए, ठीक, तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक। इसमें कोई एलिमेंट्स दिए हैं, मान लो यक्स, ठीक, ये दे दिया गया है यक्स वाई जेड, ठीक, क्या दे दिया गया यक्स वाई जेड, और ये हो गया 1 2 3 ये मान लो दे दिया गया, ठीक। अब इसका हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालेंगे, मंजिला ब्रेकर लगाएंगे, ठीक, और फिर यहाँ देखो इसको हम क्या करेंगे पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो है इसको जब मैच करोगे, यानी यक्स के कौन कौन से जो है उससे रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा पहला कंडीशन, ठीक, एक इससे हो जाएगा, फिर इसका रिलेशन 2 से हो जाएगा, फिर इसका
3 से, ये बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका एक x, 1, ठीक। इसको क्या लिखोगे आप, x, 1, फिर अगला क्या हो जाएगा, नंबर 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 2 पे हो गया x, 2, और अगला हो जाएगा x, 3, ठीक। ये बन गया, पहला कंडीशंस हो गया। अब y से कौन कौन से जो है संबंधित होंगे, तो y का अगर हम देखें तो ये y से पहले 1 को, ठीक, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कंडीशंस बन जाएगा अगला y, 1, ठीक, y, 1, फिर अगला हो जाएगा y, 2, फिर अगला हो जाएगा y, 3, ठीक, y, 3, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगा, अब अगला हमारा प्रोडक्ट होगा किससे, तो ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी, देखो अब z, तो z का भी रिलेशन 1 से, फिर z को 2 से मल्टीप्लाई, और फिर z को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, z, 1, फिर अगला हो जाएगा z, 2, और फिर अगला हो गया z, 3, ठीक, ये बन गया। तो इस तरह से जब हम किसी भी जो है दो समुच्चयों को आपस में जो है संबंधित करते हैं, उनका ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बनाते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, A क्रॉस B। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इनको संबंधित करते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो फिर चलते हैं आगे, ठीक। चलो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन। अब भैया स्टार्ट हो गया आपका टॉपिक, ठीक, वो तो आपका मान लो 11 का ही था, बट यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक। तो संबंध, इसको आप अच्छे से समझिए कि रिलेशन होता क्या है, ठीक। रिलेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, मान लीजिए A और B दो आरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कोई ना कोई अवयव है, ठीक है ना, नॉन एम्पटी सेट्स, ठीक। Let A and B are two non-empty sets, then any subset R A into B is called relation from set A to B, ठीक। तो A इंटू B के किसी भी उप समुच्चय R को समुच्चय A से समुच्चय B तक का संबंध कहा जाता है, ठीक। तो ये है इसकी डेफिनीशन। अब इसकी डेफिनीशन समझिए, मतलब अगर आपको डेफिनीशन समझ में नहीं आया तो अभी आप पूरा जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको पूरा इसका एकदम एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे समझिएगा, ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और तब आपको समझाते हैं, ठीक। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि जो R है, ठीक, जो R है ये क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कोई रिलेशन होता है, ठीक। तो ये आप इसका मतलब ये हो गया R सबसेट A क्रॉस B, ठीक, ये हो, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखें कि जो रिलेशन R है, रिलेशन R के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A क्रॉस B में क्या है, बिलोंग करते हैं, A क्रॉस B में स्थित हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि R जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो R है, R इज अ रिलेशन, ठीक, R इज अ रिलेशन ऑफ A क्रॉस B, यानी A और B से क्या है, जो है रिलेटेड है, इसका कोई संबंध, ठीक। तो R इज रिलेशन, ठीक। तो मेरे ख्याल से अभी नहीं समझ में, चलिए और इसको वो बनाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब समझिए चलो थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ठीक। तो दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। चलिए मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक, एग्जांपल्स, ठीक।
एग्जाम्पल उदाहरण से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए समझिएगा। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक, जिसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, मान लो 1, 2, 3, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। और बी दे दिया गया है। ठीक, बी के एलिमेंट्स मान लो क्या दिए गए हैं, 4, 5। ठीक, ये दे दिया गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा इसका कंडीशंस, देखो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1, 4। ठीक, ये बन गया। फिर 1, 5 ये बन जाएगा। ठीक, फिर अगला हो जाएगा 2, 4। फिर अगला हो जाएगा 2, 5। फिर अगला हो जाएगा 3, 1, 4। और फिर अगला हो जाएगा 3, 5। ठीक, इस तरह से इसका हम सबसे पहले और जो है क्रमिक गुणन के रूप में लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब मान लो आपको कोई रिलेशन दिया है आर, जिसके अवयव दिया गया है 1, 4। ठीक, फिर लिखा है 2, 5। ठीक, ये दिया गया है ऐसे। ठीक, ये रिलेशन दिया है। तो आपको ये देखना है कि जो समुच्चय आर है, जो सेट आर है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, समुच्चय बी में बिलोंग करने चाहिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे 1, 4 और 2, 5 जो है, 1, 4 और 2, 5 यहाँ पे इनसे बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो जब इनसे बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो यही होती है इसकी रिलेशन कि आर इज़ अ रिलेशन, यानी आर का संबंध है किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सेट दिया रहे उसके सारे एलिमेंट्स अगर ए क्रॉस बी में क्या है, मैच कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यही होती है संबंध की परिभाषा, यही होती है संबंध की परिभाषा। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? चलो अब चलते हैं अगले कंडीशन पे। तो अगला कंडीशन से याद रखिएगा, अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो इस पे आधारित क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जिसका फार्मूला मैंने लिख दिया 2 की पावर m इंटू n। ठीक, अब 2 की पावर m इंटू n क्या चीज़ है, इसके बारे में समझो। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू, जहाँ m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए। ठीक, और n क्या होती है, नंबर ऑफ सेट बी। ठीक, क्या होती है, नंबर ऑफ सेट बी। जैसे आपको जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया था, ठीक, जो एग्जांपल्स यहाँ लिया था, ये जैसे मान लो ये है सेट, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यूज, m इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक, तो यही होती है नंबर ऑफ है, यानी m की वैल्यूज हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, और n की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालें तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 की पावर m इंटू n, तो 3 इंटू 2, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 6 होगी। तो अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसमें
नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 64। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला हो गया संबंध के प्रकार, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है संबंधों के प्रकार। अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ठीक। तो ये आपकी जो स्टार्ट हो गई है, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक है और पहला टाइप्स है क्या, तो इसका लिखा हुआ है तत्समक संबंध। क्या लिखा हुआ है, तत्समक संबंध, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या लिखा है, मान लीजिए ए एक समुच्चय है, तो ए पर संबंध। अब यहाँ पे जो है अगर ए का रिलेशन है, ठीक, तो आई ए, ये इसे प्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए को ए पर तत्सम संबंध कहा जाता है। और ये भी यहाँ पे ये लिख देते हैं आई ए, ठीक। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक। तो चलिए समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक, आई ए इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, सेट ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, समझिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। सपोज करिए, मान लीजिए, है ना, सपोज एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल, ठीक। सपोज करिए ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, ये हो गए, ठीक। ये दिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड कर लीजिए, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए, तो क्या क्या बनेगा इसका, चलिए देखते हैं, ठीक। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक, ये हो गया क्रॉस। फिर अगला हो गया 1, 2, 3, इसी तरह तो करते हैं। चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1, 1, फिर अगला हो जाएगा 1, 2, फिर अगला हो गया 1, 3, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 2, 1, फिर अगला हो गया 2, 2, फिर अगला हो जाएगा 2, 3, ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 3, 1, 3, 1, अगला हो गया 3, 2, अगला हो गया 3, 3, ठीक। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी जो है रिलेशन की बात करें, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आई ए इसकी वैल्यूज आइडेंटिटी निकालें, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 1 यानी स्वयं से ये रिलेटेड, 1, 1, 2, 2, ठीक, और 3, 3, ये, ठीक। अगर इस तरह से आपका कोई भी कंडीशंस बनता है तो इसे ही हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि आई ए, ठीक। तत्समक संबंध, ठीक, समझ गए। तत्समक संबंध यानी कि समुच्चय ए में जो संबंध आर होता है वो क्या हो, स्वयं से रिलेटेड हो, यानी कि आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं
ठीक, जो भी आपका कंडीशन दिया जाए, जैसे x रिलेटेड y है तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y, यानी x और y दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, तो x कामा y यानी आपके दोनों जो होते हैं, ठीक, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से आपका कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, एक कामा एक, यानी स्वयं वाले एलिमेंट्स ये जो होते हैं ये, ठीक, ये सभी हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और सॉरी मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, जो स्वयं से रिलेटेड हो, और सेट ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ। तो अगला टाइप क्या है, स्वतुल्य संबंध। अगला टाइप क्या है हमारा, स्वतुल्य संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है। ठीक, तो क्या कंडीशंस होती हैं समझिएगा। ठीक, और ये हो गया। ठीक, क्या लिखा, मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, तो संबंध आर को स्वतुल्य कहा जा सकता है, कहा जाता है यदि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ठीक, आर फॉर आर ए बिलोंग टू ए के लिए। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये कंडीशंस, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक, सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ठीक, जिसका ए है और इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, 2, 3, ये हो गए। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, ये हो गया, और 1, 2, 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3। ठीक, ये हो। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1, 1। ठीक, 1, 1, फिर अगला हो गया 1, 2, फिर अगला हो गया 1, 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2, 1, फिर 2, 2, फिर क्या हो गया 2, 3, फिर अगला हो गया 3, 1, 3, 2। ठीक, और नेक्स्ट हो गया 3, 3। ये इस तरह से बन गया। ठीक, अब इसके बाद आपको ये दे दिया जाए, ठीक, आपको कोई दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, रिलेशन। ठीक, जैसे सपोज करो, मान लीजिए कोई रिलेशन दिया है आर इक्वल टू, ठीक, कितना दे दिया गया, 1, 1। ठीक, फिर दे दिया जाए 1, 2। ठीक, ये हो गया। मान लीजिए ये R1 है, आपके सामने हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, R2। मान लो ये दे दिया गया कितना, 1, 1। ठीक, फिर दिया गया है 2, 2, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं, थर्ड, R3 इक्वल टू क्या दे दिया गया, 1, 1, फिर 2, 2, फिर क्या लिखा हुआ 3, 3, और फिर क्या लिखा है 1, 2। ठीक, ये मान लो लिखा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें स्वतुल्य संबंध क्या है, ठीक, इसमें स्वतुल्य संबंध क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपका जो है आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी हो सकता है जब वो ए बिलोंग टू आर, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि आपके ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, ए क्रॉस ए, यानी कि रिलेशन में क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। ठीक, जैसे अब देखो यहाँ पे, जैसे ये मान लो दिया गया, जैसे ए कामा ए है ना, आर जो है वो क्या होना चाहिए, ए कामा ए है ना, फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट्स सेट्स ए में जो है मैच करने। तो जितने भी ए में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सभी का इसमें क्रॉसियन प्रोडक्ट मौजूद होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या कंडीशंस दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे
1, इसमें मिल रहा है, फिर 1, 2 इसमें, ठीक। अब 1, 2 यहाँ पे आ गया, जबकि यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या दिया है, A, स्वयं का स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, स्वयं का स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो हम कहेंगे नहीं, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। जैसे सेकंड वाला 1, 2, 2, तो 1, 2, 2 ये तो हमारा मिल रहा है, इसमें मैच कर रहा है, स्वयं से रिलेटेड भी है, ठीक। बट अगला एलिमेंट्स जो है 3, 3 ये इसमें नहीं है। तो जब ये इसमें नहीं है तो इसको भी हम कहेंगे कि ये जो है इसका स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक। अगला 1, 2, 2, 3, तो इसमें देखो तीनों कंडीशंस हमारे जो है इसके मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, ठीक। ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, ठीक। तो अब इसके बाद यहाँ पे तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। अब याद रखना है इसमें बाहरी एलिमेंट्स चाहे रहे चाहे ना रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यस, ये हमारा जो रिलेशन दिया गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। अब अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न ये हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपने सेम ही बताया है ना, ये चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशन जो आया था वो सेम ही आया था, ठीक, ये हुआ था है ना। तो यहाँ पे ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, तो 1, 2, 2, 3, है ना। तो इसमें केवल इतने ही होने, इसके अलावा कोई अन्य एलिमेंट्स यानी क्रमित युग्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने आप से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। तो अब यहाँ से याद रखो, जैसे ये कह दिया जाए क्या जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप कहोगे हाँ, जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिर से समझ लो, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अगले कंडीशंस क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से इस पे आधारित देखो एक ये फार्मूला है, तो इसको याद रख लो। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं तो उसके बारे में, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका, तो उसके लिए फार्मूला है 2 की पावर n × n-n। कैसे, जैसे n क्या होती, तो नंबर ऑफ समुच्चय के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर n की बात किया जाए तो जैसे अगर हमने सेट ए लिया है, जैसे इसके कॉमा क्या है 1, 2, 3 है, ये है। तो यहाँ देखा जाए तो n की वैल्यूज़ कितनी होगी 3, तो जब इसकी वैल्यूज़ निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 - 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। जिसका मतलब क्या हो गया 64, यानी इसमें कितने 64 रिलेशन हो सकते हैं, कितने यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया तो यहाँ पे इसी तरह से हम बहुत सारे रिलेशन बनाएंगे, तो कितने रिलेशन बना सकते हैं 64 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 64, है ना। 64 आ लिखा है, ये हो गया, ठीक। जैसे इसमें और बनाना चाहो, है ना, कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कितने बना रखे, मतलब ये बनाया, अब ये तो नहीं है, अगला अगर बनाना चाहो, ठीक, जैसे एक और बना देते हैं, चौथा R4, मान लो ये लिख दिया मैंने, कितना 1, 1, ठीक, 1, 2, 2, फिर 3, 3, ये हो गया, ठीक। और फिर अगला हमारा हो गया, है ना, और ये हो गया, बस इतना दिया है। तो इसमें देख लो 1 भी है, 2 भी है, 3 है, तो इनके पेयर आपके बन रहे हैं, तो ये भी आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। तो इसी तरह बहुत सारे R5, है ना, तमाम बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक। जैसे 1, 2, ठीक, फिर 1, 1, फिर 2, 2, फिर कितना हो गया 2, 5, 2, 3, फिर कितना हो गया 3, 3, ठीक, ये हो गया 3, 1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे का है रिलेशन है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
इस तरह से हम सारे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, और आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।